हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे पल्लवन। पल्लवन का अर्थ, परिभाषा, पल्लवन के तत्व एवं विशेषताएं और प्रक्रिया समझेंगे। तो पढ़ते हैं, पल्लवन किसे कहते हैं। पल्लवन का अर्थ है विस्तार। ये अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द का समानार्थी है। ये एक प्रकार की गद्य रचना है जिसमें किसी विषय या विचार को विस्तार दिया जाता है। पल्लवन में लेखक की मानसिक विचारधारा, कल्पना शक्ति, मौलिक उद्भावना क्षमता तथा उसके भाषा सामर्थ्य का परिचय मिलता है। पल्लवन प्रतिभा के साथ साथ निरंतर अभ्यास की अपेक्षा करता है। पल्लवन पल्लव शब्द से बना है। जैसे कोई बीज, खाद और पानी पाकर पहले अंकुरित होता है, फिर उसमें तने, शाखाएं और इन शाखों में पल्लव आते हैं। उसी प्रकार कोई सूत्र, वाक्य, उक्ति, विशिष्ट विषय अथवा विचार बिंदु लेखक की अपनी कल्पनाशीलता, मौलिकता एवं प्रवाहमयी सुललित भाषा द्वारा विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पेड़ की शाखाओं में जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उन्हें पल्लव कहा जाता है और वो पेड़ को विस्तृत आकार प्रदान करते हैं। उसी प्रकार कोई सूत्र, वाक्य, उक्ति, विशिष्ट विषय या विचार बिंदु लेखक की अपनी कल्पनाशीलता, मौलिकता, प्रवाहमयी सुललित भाषा द्वारा विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसे ही पल्लवन कहते हैं। कभी कभी बड़ी से बड़ी बात को कुछ शब्दों या पदों में कह दिया जाता है। संस्कृत के आचार्यों ने अपनी बात को सूत्र शैली में कहने की चेष्टा की है। सूत्र आकार में तो छोटे होते हैं, किंतु उनमें भावों की गहनता कम नहीं होती। स्पष्ट व्याख्या के अभाव में उनका समझना सरल नहीं होता। उसकी व्याख्या के लिए टीकाओं और भाष्यों का जन्म हुआ। कवि बिहारी जी का दोहा तो दो पंक्ति का होता है, किंतु उनमें भाव बहुत होते हैं। उनके विषय में भी कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। गद्य में भी कुशल लेखकों द्वारा गागर में सागर भरा गया है। उन्हीं उक्तियों या दोहों को विस्तृत रूप दिया जाता है, उसे पल्लवन कहा जाता है। अंग्रेजी के बेकन और हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे ही गद्य लेखक हुए हैं, जिन्होंने कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करने की चेष्टा की। हिंदी में ऐसी असंख्य सूक्तियाँ और कहावतें प्रचलित हैं जिनके अर्थ को स्पष्टतया समझना व्याख्या के अभाव में कठिन है। लेखन की इसी क्रिया को विस्तारण कहते हैं। पल्लवन निबंध जैसी एक रचना होती है। निबंध भी एक निश्चित विषय पर आधारित होता है। पल्लवन का भी विषय निश्चित होता है, पर दोनों में विस्तार का अंतर है। निबंध एक विस्तृत गतिविधि है, जबकि पल्लवन इसकी अपेक्षा सीमित स्वरूप वाली गद्य विधा है। दोनों में केवल उद्देश्य और उक्ति व चित्र की दृष्टि से पर्याप्त अंतर है। निबंध में विषय के सभी पहलुओं का विस्तार के साथ आवश्यकता पड़ने पर दृष्टांतों के साथ विवेचन किया जाता है। पल्लवन की सीमा इतनी विस्तृत नहीं होती। पल्लवनकर्ता को बहुत सार गर्भित शैली में पल्लवन के विषय को इस तरह विस्तृत करना पड़ता है कि थोड़े में ही इसका भावार्थ पाठक की समझ में आ जाए। निबंध का विस्तार व्यापक रूप से किया जा सकता है और पल्लवन की सीमा निश्चित होती है। मूल भाव को केंद्र में रखकर इसका विस्तारण किया जाता है। पल्लवन में बहुत अधिक विस्तार या दृष्टांत आदि प्रस्तुत करने का अवसर नहीं रहता। ये दृष्टांतों, विभिन्न उद्धरणों और उदाहरणों की सहायता से संबंधित सभी विवरणों को पल्लवित करता है। विस्तारण की परिभाषा। पहली परिभाषा है, किसी भावपूर्ण वाक्य, वाक्यांश, लोकोक्ति या दो चार वाक्य के भावों को विस्तार देकर कहना या लिखना उसका विस्तारण है। दूसरी है, किसी सुसंगठित एवं गुम्फित विचार या भाव के विचार को पल्लवन कहते हैं। वस्तुतः किसी सूत्रबद्ध अथवा स्तंभित या संगुम्फित विचार या भाव के समविकास को विस्तारण कहते हैं। पल्लवन की विशेषताएं। पहला है गद्यात्मक रचना। विषय गद्य का हो या पद्य का,
पल्लवन का रूप गद्यात्मक ही हो सकता है, गद्य में ही उसका विस्तारण किया जाता है। दूसरा है सृजनात्मकता। पल्लवनकर्ता में सृजन शक्ति का होना आवश्यक है। सृजनशीलता के बिना वो किसी भी विषय को विस्तृत नहीं कर सकता। मौलिकता। पल्लवन करते समय समसामयिकता करने वाले विचारों को प्रवाहित किया जाए तो मौलिकता स्वयं ही आ जाती है। चौथा है केंद्रोन्मुखता। पल्लवनकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर ही केंद्रित होना चाहिए। विषय सीमा के बाहर की वस्तुओं को नहीं जोड़ना चाहिए। फिर है कल्पनाशीलता। लेखक अपनी सीमित कल्पना शक्ति के आधार पर पल्लवन को सरस एवं उत्कृष्ट बना सकता है। शैलीगत प्रवाहमयता। पल्लवन करते समय किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न न हो, प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग हो। पल्लवन को व्यास शैली में लिखा जाता है जिसमें विस्तार से लिखा गया हो। विस्तार पूर्वक विषय को समझाया जाता है, इसे सूत्र में संबद्ध कर दिया जाता है। उन्मुक्तता। लेखक स्वच्छंद रूप से मूल विषय के भावों को प्रकट कर सके, उसकी अभिव्यक्ति दे सके। अगला है सहजता। लेखक को स्वाभाविक रूप से सरलता एवं सहजता के साथ विषय का विस्तारण करना चाहिए। शब्द चयन चातुर्य। शब्दों का चयन ऐसा हो जो सरलता से समझ में आ जाए और भाषा उत्कृष्ट प्रतीत हो। जो शब्द विषय को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से अभिव्यक्त कर सके। उक्ति वैचित्र पूर्ण ललित भाषा। मूल भावों को प्रकट करने के लिए उत्कृष्ट एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया हो। विस्तारण के तत्व। आकार। विस्तारण का आकार एक अनुच्छेद में ही परिसीमित होता है। अनुच्छेद साधारण 100 या 150 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। केंद्रीय विचार के प्रति निष्ठा। मूल सामग्री में निहित केंद्रीय विचार के प्रति निष्ठा आवश्यक है। केंद्रीय विचार से हटकर अनावश्यक बातों को कदापि स्थान नहीं देना चाहिए। तीसरा है संश्लिष्टता। विस्तारण के रूप में प्रस्तुत अनुच्छेद पर्याप्त संगठित होना चाहिए। विचार की दृष्टि से अनुच्छेद का प्रत्येक वाक्य परस्पर संबंध होना चाहिए, क्योंकि संश्लिष्टता विस्तारण का प्राण तत्व है। विस्तारण का मूल उद्देश्य है कथन की गूढ़ता को स्पष्ट करना। विस्तारण की भाषा शैली सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। दुरूहता, क्लिष्टता अथवा अस्पष्टता पल्लवन के घातक शत्रु हैं। पल्लवन की विधि। किसी सूक्ति, कथन, मुहावरा, लोकोक्ति अथवा कहावत के विस्तार के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। पहला है सर्वप्रथम मूल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि उसके वास्तविक अर्थ को हृदयंगम किया जा सके। कथन में निहित केंद्रीय विचार को 2 या 3 शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। इन्हीं शब्दों का एक अनुच्छेद में विस्तारण कीजिए और फिर विचार कीजिए कि कोई भाव या विचार छूट तो नहीं गया है। चौथा है मूल कथन का विस्तारण करते समय कुछ प्रमाण, उद्धरण और उदाहरण पुष्टि के लिए प्रयोग में लाइए। यदि अलंकार आदि का प्रयोग हो तो उसे प्रारंभ में स्पष्ट कर देना चाहिए। यदि मूल कथन की समस्त गुत्थियां सुलझ चुकी हों तो उन्हें ऐसे वाक्यों में व्यक्त कीजिए जिनमें परस्पर क्रमबद्धता हो। मूल भाव के विस्तारण के लिए प्रयुक्त भाषा स्पष्ट, मौलिक और सरल होनी चाहिए। ये सदा ध्यान रहे कि भाषा कथन की ही भांति सारगर्भित न बनने पाए। विस्तारण के उपरांत अनुच्छेद का निरीक्षण करना चाहिए और जो अनावश्यक, अप्रासंगिक सामग्री आ गई हो तो उसे हटा देना चाहिए। विस्तारण को मूल विचारों की टीका टिप्पणी या समालोचना नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान रहे कि मूल भाव का विश्लेषण ही अपेक्षित है। हर स्थिति में मूल भाव का विस्तारण अन्य पुरुष में होना चाहिए, उसे मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में नहीं करना चाहिए। विस्तारण के लिए व्यास शैली उपयुक्त समझी जाती है, समास शैली का प्रयोग कदापि नहीं होना चाहिए।
यदि विस्तारण के लिए शब्द संख्या निर्धारित हो तो गणना कर उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लेना चाहिए। विस्तारण का उद्देश्य। सुप्रसिद्ध विद्वान बेकन की यही मान्यता है कि विस्तारण किसी एक विचार को अनुच्छेद में विस्तृत करना है। इसका उद्देश्य नियंत्रित होता है तथा इसमें मूल विचार को विकृत करने की तथा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। किसी सूक्ति, कहावत अथवा मुहावरा का विस्तारण एक ही अनुच्छेद में होना चाहिए। एक से अधिक अनुच्छेदों में किसी सूक्ति का स्पष्टीकरण विस्तारण न होकर व्याख्या हो जाती है। अगर कई अनुच्छेदों में विस्तारण किया जाता है तो उसे व्याख्या कहा जाएगा। इसलिए एक ही अनुच्छेद में विस्तारण करना चाहिए। किंतु यह आवश्यक है कि अनुच्छेदों में संपूर्ण अर्थ व्यक्त हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि आवश्यकता हो तो मूल के साथ एक या दो उदाहरण या प्रमाण दिए जा सकते हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि विस्तारण में किसी भाव को स्पष्ट करने के लिए एक अनुच्छेद का छोटा सा निबंध लिखना पड़ता है, जिसका आधार साधारण होना चाहिए, जो न बहुत बड़ा हो और न बहुत छोटा।